बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ओपन बैलेट पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इंतहाई अहमियत की हामिल आज की समाअत थी। रिमार्क्स ये अदालत के कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात की नशस्तें कम हुई तो इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले अपना रिवाइज्ड रिप्लाई भी जमा करवाया है। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ दी है कि बैलेट पेपर की बैक साइड पर सीक्रेट बार कोड जो है वो लगाया जाए। आज क्या हुआ इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर इसी सिलसिले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की आज जाँच पड़ताल का दिन भी था। इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सर कल 3 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, कल हमने जिक्र भी किया था। और ये PS 88 मलीर, PS 43 सांगड़ और PB 20 पशीन बलूचिस्तान के इंतखाबात थे। इनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का हम आगाज़ करें और साथ गैलप पाकिस्तान का एक ताज़ा सर्वे भी आया कि सरकार क्या अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। सर शामी साहब, ये PS 88 मलीर कराची की नशिस्त थी, ये भी पीपल्स पार्टी का नाम रही है सर? पीपल्स पार्टी ही की नशिस्त, पीपल्स पार्टी की उसने जीती है, उसने जीती। मगर इसमें अहम बात यह है कि जो PTI के वोट हैं वो कम हुए। हमने डाटा कंपाइल भी किया है, नाज़रीन तक भी पहुँचाते हैं। पहले मैं इत्तला दे दूँ कि ये देखिए कि PS 43 जो सांगड़ की नशिस्त है ये भी पीपल्स पार्टी की थी और वही जीतने में कामयाब हुए। और PB जो 20 है पशीन का हल्का बलूचिस्तान असम्बली का, वहाँ पर पहले नशिस्त जीती थी MMA ने। अब ये नशिस्त JUI फे के नाम रही है, यानी एक ही बात है। यानी कपड़े बदले ना, कपड़े बदले, लिबास बदले। अब हज़रत मौलाना ने MMA की शेरवानी उतार कर, हाँ जी, और अपनी जमीयतुल उलमा इस्लाम की जो वास्कट पहन ली है। वास्कट ये मुनासिब थे। अच्छा सर, आप आते हैं जरा, या समझे बुक्कल मार ली है, बुक्कल मार ली ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो लोई हमने, मैं इस पे लोई ले ली है। मैं इस पे तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि खासा मजहबी नौयत का काम है। लोई की बड़ी अपनी अहमियत है। अच्छा, वो हमारे कहते हैं ला दे अड़िए चिट्टी चादर, हाँ, लैला वांग फकीरां लोई, चिट्टी चादर नू दाग हजारा, लोई नु दाग ना, लोई नु दाग ना काई। बिल्कुल ठीक, क्योंकि लोई काले रंग की होती है, काले रंग या थोड़ी सी ग्रे कलर की होती है, उसमें किसी दाग का पता नहीं चलता। तो उलमा जो हैं उसको, उनको वो लोई को तरजीह देते हैं, और सूफिया भी लोई को। मेरा ख्याल है फुकरा सूफिया वो तरजीह देते हैं, उलमा तो बड़ा नहीं, मगर यानी ज़रा अच्छा लगता है ना सर्दी में खास तौर पर। अच्छा ठीक है, डबल उसके फायदे होते हैं, सर्दी से बचत होती है, दाग से। सफ़ेद लिबास जो है ना उसकी अपनी एक अहमियत और पसंदीदगी है, ये बात ठीक। अच्छा सर, अब देखिए ज़रा, कुछ हमने डेटा कंपाइल किया कि 2018 में इन इंतखाबात में इन्हीं जगहों पे किस जमात को क्या वोट मिला था, और 2021 का जो बाई इलेक्शन है उसमें क्या वोट मिले हैं। गो के जिसकी नशिस्त होती है ज़िमनी इलेक्शन में मोहम्मद रिवायदर, ये वो जीतता है। अब ज़रा PS 88 मलीर आ जाते हैं। यहाँ पर 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही ये नशिस्त जीती थी, लेकिन वोट थे 22,563। ये आप देख रहे हैं 2018 का। और PTI के पास वोट आए थे 16,392। दूसरे नंबर पर PTI रही थी PS 88 मलीर में शामी साहब। तीसरे नंबर पर TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही थी 7,694 वोटों के साथ। और चौथे नंबर पर MQM 5207 वोटों के साथ रही थी। यह 2018 PS 88 मलीर। अब सर ज़रा 2021 के नतीजे आप देखिए, स्क्रीन पर नाज़रीन भी देख रहे होंगे। चलाइए जी 2021 के नतीजे। पीपल्स पार्टी 24,261, यूसुफ बलोच साहब जीते हैं। 2,000 वोट, 2-2,500 वोट में इजाफा हुआ उनके वोट बैंक में। PTI जिसके पास 2018 में 16,000 से ज़ायद वोट थे, वो यहाँ से सिर्फ 4,870 वोट हासिल कर सकी है। वो 80% वोट बैंक उनका गिरा है PS 88 में। और TLP जिसके पास 7,600 से ज़ायद वोट थे, उन्होंने 6,090, उनका भी 1,000 कम पेश हुई है जी। तो ये जो खलाई वोट थे, नहीं ये MQM का सुने ना, MQM के 2018 में 5207 थे, इस दफ़ा 2635, यानी 50% वोट बैंक मलीर में MQM का गिरा है और 80% करीब PTI का वोट बैंक गिरा है। यानी ये ऐसा लगता है जैसे, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा है, बुखारात बन के उड़ जाता है। TLP का वोट बैंक इन कॉन्टैक्ट रहा है, पानी जो होता है, वल्लाह आलम। हाँ चलिए, पता तलाश करने चाहिए वोट कहाँ गए। इसमें मलीर कैंट के एरिया भी आता है, इसमें वोट कम पड़े, तमाम एथनिसिटी भी। तो जो वोट देने वाले हैं वो मायूस हो गए, ये भी उसकी इंटरप्रिटेशन है, ये भी होगी कि वोट डाले निकले ही नहीं। अब मैं आपको सांगड़ ले चलता हूँ सर। सांगड़ में 2018 का पहले नतीजा हम नशर करते हैं। PS 43 का, स्पीड पकड़ ले जी, मैं स्पीड ख़त्म कर रहा हूँ सर। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 44,750 वोट 2018 में हासिल किए थे सांगड़ में। और PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा था क्योंकि GDL लड़ी थी।
तो जीडीए के उम्मीदवार ने यहाँ पर 28,495 वोट लिए थे 2018 में। अब देखिए 2021 में क्या हुआ। 2021 में जाम शब्बीर अली खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, इन्होंने 49,697 वोट लिए, नंबर 1 पर रहे। इनके वोट बैंक में 5,000 का इजाफा हुआ सांगड़ में। तो पीटीआई के मुश्ताक जुनेजो लड़ रहे थे और उनको 7,173 वोट मिले। अगर मैं जीडीए के पिछले इलेक्शन में 28,000 वोटों को देखूं और जुनेजो साहब के 7,000 वोटों को देखूं, तो यहाँ भी यानी जीडीए और पीटीआई एक ही बात है ना सर? नहीं, एक बात नहीं, इसका मतलब जीडीए का टिकट था उनके पास। हाँ। वो सारी जमातें इकट्ठी थी। हाँ। अब पीटीआई अकेली थी। हाँ। इसका मतलब जीडीए का टिकट नहीं दिया गया। हाँ। तो पीटीआई को अकेली को लड़ना पड़ा बेचारी को। हाँ सही। आप जरा पशीन का भी नशर कीजिए जी फौरी तौर पर 2018 का। पीटीआई ने 2018 में यहाँ से 625 वोट लिए थे, बाप को सिर्फ 557 वोट मिले थे, एमएमए को 18,076 वोट मिले थे। 2021 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जेयूआई ने 16,086 वोट लिए हैं और बाप को, जिसकी हुकूमत भी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके पास 2,963 वोट आए हैं और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर नंबर 2 पे आया सर। यानी ना पीटीआई ना बाप, आज़ाद यहाँ पे नंबर 2 पे है। यहाँ भी ये सोचने का मुकाम है। इससे पता चलता है कि हुकूमत जो है, जब अंग्रेजी में कहते हैं ना हॉट वाटर्स, गर्म पानियों में है। लेकिन देखिए, इससे पता चलता है, हवा का रुख भी पता चलता है, मगर जमहूरियत जो है ना, उसका हुस्न यही है कि आप आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात हों और उसमें किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बुनियादी अहमियत इसको हासिल है। लेकिन ये गैलप का सर्वे भी फिर आ गया। नहीं, गैलप का सर्वे देखिए ना, कल जो आई-पोर का सर्वे था उसमें उन्होंने कल जो 2 हल्के हैं जिसके हमने कल हबीब अकरम साहब ने भी गुफ्तगू की। हाँ जी, बज़ाहिर लगता भी है कि पीटीआई की सारी तवज्जो ये जो डस्का, सियालकोट, वज़ीराबाद की हल्कियां, उनका ये कहना ये है, ये आई-पोर का सर्वे, आई-पोर यानी 1 और 2 का तनासुब है। और जो कल हमने बात की थी ना, सर्विसेज अस्पताल के एमएस जो थे शहजाद सलीम चीमा जो बहाल हुए हैं, उनका ताल्लुक डस्के से नहीं, वज़ीराबाद से। मैं वही समझ रहा था, लेकिन चीमा बरादरी वज़ीराबाद में भी है और डस्के में भी है। तो उन्होंने फ़ोन कहा, जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा था, गवर्नमेंट ने भी नहीं लगाया था, बस कोरोना की वजह से मुझे अलग कर दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया। अब बहाल हो चुका, केक मारा गया, वो मेरी इज्जत जो है बहाल हो गई है। ज़िमनी इंतखाब को दाद दे उसकी। ये एक और सर्वे भी आ गया, वो भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो गैलप का सर्वे है कि उससे पहला सवाल पूछा गया क्या आज नौशहरा में भी मरियम गई है, वहाँ जलसे किया, वहाँ भी बाई इलेक्शन है, उसका भी जायजा कल 19 तारीख को, कल उसका भी ले लेते हैं सर। ये सर देखिए, सरकार मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, ये पहला सवाल था। 63% को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत आइनी पूरी करेगी, यानी हर 10 में से 6 अफराद को यकीन है कि पीटीआई मुद्दत पूरी करेगी। और इसमें से 20% ये समझते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई फ़िलहाल ख्याल नहीं है, कुछ राय नहीं दे सकते। 17% कहते हैं कि नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। एक और बड़ा हम सवाल उन्होंने रखा था कि वफाकी हुकूमत को किस मसले के हल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर सवाल था और इसमें 30% ने मशवरा दिया है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो दे। यानी जो करप्शन जो हुकूमत के नज़दीक सबसे बड़ा मसला है वो नंबर 3 या 4 पे चला गया है। यानी बेरोज़गारी 20% दूसरे नंबर पर, करप्शन 18% के साथ तीसरे नंबर पर और अदम मसावात चौथे नंबर पर, सेहत चौथे नंबर पर और दीगर मसाइल 5वें नंबर। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को तो मुद्दत पूरी करनी चाहिए जब तक कि उसे कौमी असम्बली में अक्सरियत की हमायत हासिल है। यानी ये तो तहरीकों के ज़रिए से और धरनों के ज़रिए से हुकूमतें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये तो एक असूली बात है। अगर राय आमा जो है, राय दहिंदगान की अक्सरियत भी यही बात समझती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। एक सवाल और था कि लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो आज भी शिबली फराज साहब तकरीर फरमा रहे थे ना कि वज़ीर आज़म का रहन सहन कैसा है, सादा है, अखराजात कम हो गए हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं, तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन वो इस बात पर गौर करें कि कौमी आमदन जो है, जो ग्रोथ जो थी 5.5% हो रही थी, वो माइनस पे चली गई, फिर अब 1%, 1.5% पर रहने की तवक्को है। तो आप कौमी सतह पर रियासत गरीब हुई है और फिर उसकी वजह से हर शख्स की आमदन कम हुई है। अब मेरी आमदन जो है, अगर आप उसमें 10 लाख रुपए की कमी हो जाए तो मैं क्या करूंगा कि आपने बर्गर खाया कि नहीं खाया, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता। तो वजीर आजम जो है वो अगर खाना कोई बेहतर खाना चाहता है जरूर खा ले, मगर यानी इकोनॉमी जो है
उसका साइज जब सुकड़ेगा, आमदनी कम हो जाएगी लोगों की। इस पे भी आप गौर करें। सर, एक बहुत अहम सवाल था जो मेरे ख्याल में डिबेटेबल है, किसी और रोज़ बात करेंगे। वो सवाल ये था कि क्या आप जहेज़ लेना या देना पसंद करते हैं या नहीं करते। ये अलग सर्वे किया गया है, इसमें से हर 2 में से 1 पाकिस्तानी जहेज़ लेना और जहेज़ देना जायज़ और दुरुस्त समझता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप तो देखिए, मैं तो कहता हूँ हमारे उलमा कराम जो हैं वो एक तरह तरह की तहरीकें चलाते हैं। जहेज़ के खिलाफ तहरीक चलाई कभी किसी ने? नहीं। और जहेज़ के खिलाफ जो है कोई जद्दोजहद की किसी ने? और ये सियासी, ये मजहबी जमातें हैं, ये NGOs 38% ने अलबत्ता कहा कि एब्सोल्युटली नो, हम नहीं लेना नहीं। असल बात यह है कि ये जहेज़ अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर कुछ देना चाहे तो और बात है। ये तो लोगों का जीना अजाब हो गया है, दुबर हो गया है, बच्चियां घरों में बैठी रहती हैं, जहेज़ जो मांगते हैं लड़के वाले जो है। तो ये तो एक बस क्या करे। अब आ जाए जरा फिर सदारती रेफरेंस पर। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गए हुए थे, उनको तलब किया गया था। सदारती रेफरेंस को मैंने देखा है, उस पर बड़ी बहस सुनी है। चीफ जस्टिस साहब के सवालात, जस्टिस यादुल हसन के सवालात, दूसरे जज अमान के सवालात। देखिए, बुनियादी बात यह है, अब जब फैसला आएगा तो उसी पर हम रायज़नी करेंगे, हम बड़ा एहतराम है। मगर ये को पहिया जो है आज तो ईजाद नहीं हुआ ना। 1973 का आइन जो है, आप देख लीजिए कितने साल उसको हो गए, कमो बेश निसफ सदी हो गई। और उसके तहत जो इंतखाबात होते चले आ रहे हैं, आप उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है जिसकी जितनी नशिस्तें हैं उसकी उतनी नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। आज तक जो कुछ जिस तरह हमारे इलेक्शन हुए हैं उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब यही लिया गया है कि वोट देने का हक जो है वो मुतनासिब तरीके से होगा। वगरना तो फिर देखिए, चौधरी सरवर साहब मुंतखब हुए, उनको तो डी-सीट कर देना चाहिए पुरानी तारीख से। नहीं, उनके पास तो वोट बैंक नहीं था। और फिर एक बात सुनिए, बाज़ औक़ात ये है, छोटी पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां उस तनासुब में नहीं आती, वो अपना वजन कहीं ना कहीं डालती हैं। जैसे काफ लीग पंजाब में है, एक बात सब कैसे फिर आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, आज़ाद वो भी 2 आगे आज़ाद लोग भी होते हैं। तो इसलिए चीज़ों को, हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है वो अपनी रवायात पर भी चलता है। बरतानिया में तो कोई तहरीरी दस्तूर ही नहीं है। तो इसलिए जो भी फैसला हो वो किसी नए दंगे फसाद का मूजिब नहीं होना चाहिए। एक कंसेंसस जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। मोहसिन इजाज साहब ने ज्वाइन किया। मोहसिन साहब, ये फरमाएं कि क्या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतमिन कर पाए आज सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो मुतमिन नहीं कर पाए। वो सीक्रेट बैलेट जो है वो एक बुनियादी बात है। सीक्रेट बैलेट दुनिया में उसका मतलब यही लिया जाता है। लेकिन जज साहब के रिमार्क, जैसा कहते हैं ता क़यामत सीक्रेट नहीं रह सकता ना। तो वो ता क़यामत सीक्रेट रहेगा। ये मेरा हक है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि पता न चले मैंने किसको वोट दिया है। लेकिन ये तो हमारी राय है ना जी। नहीं, हमारी राय नहीं, दस्तूर कहता है। दुनिया में इसका यही मतलब है। हम कोई आज वो बार कोड की तजवीज़ भी तो आ गई है ना। ये वो तो जब इमरजेंसी हो तो फिर उसमें देखा जा सके उसको। ये तो देखेंगे इंटरप्रिटेशन जिस तरह होगी, मोहसिन साहब, जो फैसला होगा उसके मुताबिक देखेंगे। आज जो बहस हुई है मैंने सारी पढ़ ली, मैं रिवाइज्ड रिप्लाई दिया है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में रिटन फॉर्म में। मैं चूंकि वो अभी मंजर यहाँ पे नहीं, उनसे जान लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा इलेक्शन कमिश्नर अब क्या कहता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसका मौक़िफ़ यही है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। और आइन का जो आर्टिकल 226 है वो वोट की सीक्रेसी के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। ऐसा मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का। आज भी जब समाअत का आगाज हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रोस्टम पर आए। और आज इलेक्शन कमीशन के वकील जिन्हें गुज़िश्ता समाअत पर बोलने का मौका नहीं था मिला और रोक दिया गया था बेंच की जानिब से, और वो कह रहे थे कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुना, लेकिन आज दलाइल का आगाज इलेक्शन कमीशन के वकील ने किया। और उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया बेंच को कि हमने अपना एक तो तैयार जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, और उस सिलसिले में उन्होंने अपने जवाब की वजाहत करते हुए ये बेंच को बताया कि हमने इलेक्शन को शफाफियत यकीनी बनाने के लिए एक तो विजिलेंस कमेटी कायम की है, और इस कमेटी में मुख्तलिफ शोबों से हमने अफसरान लिए हैं, और हर उम्मीदवार से सेनेट इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त ना करने का बयान हल्फी भी लिया जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत सेंटर का भी उन्होंने बताया अदालत को, और इसके साथ साथ जो अभी तक शिकायत सेल है उसमें जितनी शिकायत मौसूल हुई उस सिलसिले में भी अदालत को आगाह किया गया।
ताहम जो सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता था इलेक्शन कमीशन के वकील का, वो ये था कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। इस सिलसिले में जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से बार बार इस्तफसार भी किया गया कि क्या जो आप खुफिया रखने की बात कर रहे हैं, ये सीक्रेसी सिर्फ वोटिंग के वक्त की बात है या ता कयामत ये वोट सीक्रेट ही रहेगा। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 226 जो है वो वाजे है कि यानी कि ये हमेशा के लिए सीक्रेसी इसकी कायम रहेगी। ताहम अगर आप इसको बाद में किसी भी तरीके से साथ रहेगा। मोहसिन, आपसे बाद में बात करते हैं। देखिए शामी साहब, ये जो रिवाइज्ड रिप्लाई उन्होंने दिया है ना, उसमें कहा गया है कि जो सदाती रेफरेंस में इलेक्टोरल कॉलेज पर संजीदा इल्ज़ामात आयद हुए हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के यानी कोई मुतय्यन इल्ज़ाम नहीं है, किसी मेंबर के खिलाफ कुछ सबूत नहीं दिया गया। ये जो रिवाइज्ड उन्होंने रिप्लाई अपना सियासत में तो फिर हवाइयाँ जो उड़ती हैं अदलिया के ऊपर, जजों के ऊपर कितने इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन फिर वो वीडियोस भी आती हैं। नहीं, वीडियोस भी आती हैं, देखिए हमने, और वो आप नहीं, और तो जज उस जज की वीडियो नहीं आई, वो भी वीडियोस आती है ना। और कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, किस किस के ऊपर वीडियो आ चुकी है? सभी की होती है, मैंने तो सुना। नहीं तो फिर किस किस की वीडियो लेके बैठेंगे? मैंने तो सुना सभी। बात यह है कि हमें जो भाई जहां कोई स्पेसिफिक इल्जाम होगा वहां उसका जायजा लिया जाएगा ना। हवा में तीर तो नहीं हम चला सकते। एक गालिब राय ये है कुछ कानूनदानों की जो समात को बार बार सुन रहे हैं, वो ये समझते हैं कि कुछ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ के ऊपर उनकी राय बनी कि शायद मामला रहे खुफिया, लेकिन ये चेक किया जा सके अगर कभी जरूरत पड़े, अगर जरूरत कोई पड़े, शिकायत लगाए कि जी फलां ने गड़बड़ की है, तो फिर खुफिया कैसे रहा? पता नहीं। देखिए मेरा हक जो है, मेरी राय खुफिया रहे, ये मेरा हक है। ये अब जब तक आप मेरे खिलाफ कोई इल्जाम ना लगाएं संगीन। अभी देखिए ना, अब ये बाप, वो जो आपके हजरत अब्दुल कादिर है, मैं आ जाता हूं उस पे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, अरबों में खेलते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने, अगर इसका मतलब है कि किसी के पास सरमाया है तो वो टिकट की दरखास्त नहीं दे सकता, दे जी, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ज्यादा मुस्तहिक है। नहीं, इलेक्शन जो गरीब हो या अमीर हो, हर एक का इस्तेहकाक है, शहरी सब बराबर है। और आज जाम कमाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा बाप के भी उम्मीदवार थे, देखें और ये उम्मीदवार रहेंगे। अब्दुल कादिर साहब का आपने जिक्र किया, पीटीआई के टिकट नहीं ले सके थे, दिए जाने के बावजूद इतराज हुआ, फिर आज़ाद हैसियत में आए और अब छक्का लगाया, जिसकी आपने तशरीह की, और फिर जाम कमाल साहब ने कहा क्या, वो देखिए बड़ा ज़रूरी है। सर आपने निशानदेही की है तो सुनाएं सही नाज़रीन को। ये एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा हमारी पाकिस्तान की सियासत में आ गया, पैराशूटर। और सेनेट में ये अगर पैराशूटर का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर हम जब से सेनेट बना है फिर तो सब पैराशूटर हैं। कादिर साहब आज से नहीं, मेरे ख्याल 2014-2004 से ट्राई कर रहे हैं। हम दोनों ने मुश्तरका उनको आगे उनके लिए कोशिश की थी कि वहाँ से भी उनके फॉर्म भरे थे और यहाँ से भी भरे थे। ये अलग बात है कि पीटीआई ने वो फॉर्म वापस ले लिए, हमारे फॉर्म इंटैक्ट रहे। अब हमारे लिए फिर बड़ा एक अजीब सा था कि हम भी अगर उसी तरीके से फिर वापस इस स्टेप को लेते। अभी कुछ दिन है, देखिए इंशाल्लाह आगे जाके क्या फ़ैसला होता है। उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है अब्दुल कादिर साहब की। एक जो मामला यहाँ दरपेश होगा वो ये है कि रिंद साहब भी अपने बेटे के लिए सेनेट की टिकट का हुसूल चाहते थे, वो नहीं मिली, तो वो भी आज़ाद हैसियत में उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। बाप पार्टी कह रही है कि हम अब्दुल कादिर साहब की हिमायत करेंगे। रिंद साहब कहाँ से 9 अरकान लाएँ, क्योंकि 8 से 9 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वोट तकसीम होगा। भाई तकसीम होगा, सियासी असर रसूख की बुनियाद पे भी तकसीम होता है, एक कबायली ताल्लुक की बुनियाद पे भी तकसीम होता है। अभी ये जो अब्दुल कादिर हैं, उनके बारे में किस तरह के बेसरोपा इल्ज़ामात लगा दिए, और क्या वज़ीर आज़म ने खुद कह दिया 50 करोड़ 60 करोड़ की बात हो रही। हम क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में? ये सुनी सुनाई बातें नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब का मैं आपको एग्जैक्ट बयान सुनाता हूँ, जो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर घूम रहे हैं। ये तो नोटों के कोर्ट ऑफ लॉ, नोटों के बैग तो वो लेकर घूमते, क्या पता नहीं किस किस काम के लिए घूमते हैं। अच्छा, अब ये जो रिंद साहब का वकील करने के लिए भी घूमते हैं। सर ये कहानी दिलचस्प, वकीलों को जनाब दी जाती है फीसें। मैं इरफान साहब से 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ, इजाजत दें। इरफान साहब ने कोयटा से हमें ज्वाइन किया जी। बाप ने ऐलान कर दिया हिमायत का अब्दुल कादिर साहब की, लेकिन रिंद साहब के बेटे भी आज़ाद हैसियत में अगर लड़ रहे हैं तो फिर सूरत हाल यहाँ होगी क्या बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक कहा जा रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवारी बलूचिस्तान में जो मामला है, जो माजी में भी इल्जाम लगते हैं, आप कैसे रोक सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार को? हर एक का हक है इलेक्शन लड़े।
बिल्कुल सर है शामी साहब, बिल्कुल हक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ही अंदर से जब लोग आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं तो यकीनन ये शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। आज तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी अब्दुल कादिर जो कि आजाद हैसियत से जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया मीडिया से बातचीत करते हुए कि अब्दुल कादिर जो है पीटीआई और हमारे मुश्तरका उम्मीदवार तो जब तो फिर वो रिंद साहब के बेटे में अगर लड़े हैं तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? बीएपी और पीटीआई की तकसीम कैसी नजर आती है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब आपसे। तो यकीनन इसमें जो पीटीआई के लोग भी हैं वो भी टूटेंगे और इसी तरह बाप पार्टी के जो लोग हैं वो भी आजाद अरकान को सपोर्ट। मगर आप मुझे बताइए यहाँ एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए कितने वोट चाहिए? 8 से 9 कितने वोट चाहिए? 8 वोट जिनको चाहिए वो सेफ हैं और 9वां वोट जो मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर शॉट जो है वो। तो इसलिए इतने कम वोट जहाँ चाहिए होंगे वहां तो फिर मजा आएगा ना सर। वहां तो असल यही तो प्रॉब्लम होता है। वहां तो लुत्फ आएगा ना सर। तो लुत्फ आएगा तो लुत्फ उठाएंगे। तो वहां तो सर फिर कमाल होगा ना। अगर पंजाब के आप 47-48 मैनेज करें, वहाँ 7-8 कपास जुलाई से लट्ठम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वहाँ अगर हम इस तरह जाएं तो पाकिस्तान का कोई सिस्टम दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान का कोई अदालत दुरुस्त नहीं है। चले हर एक के ऊपर इल्जामात हैं। मैंने उन इल्जामात के पीछे भागना शुरू कर दिया। मोहसिन इजाज साहब से हमने जानना था वो परवेज रशीद साहब के कागजात के नामजदगी क्या बना गिलानी साहब का, क्योंकि 2-3 ऐसे कागजात नामजदगी हुए हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद रास पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हम कर रहे थे सेनेट इंतखाबात की, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी फॉर्म पर फैसला महफूज है, कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई ने एतराज़ किया है। इस्लामाबाद से पीटीआई की फौजिया रशीद और हफीज़ शेख के कागजात मंजूर हुए हैं जी। कराची से सलीम मांडवी वाला, शेरी रहमान, परबशा खान और ताज हैदर अभी तो, और मुत्तहिदा के रऊफ सिद्दीकी को कल बुलाया जाएगा 4:30। अभी तो कवरिंग कैंडिडेट्स भी है ना जी, तो पता नहीं चल रहा कि टिकट बिलाखिर किसके पास जाएगा। और परवेज रशीद साहब के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ उठा है और कल 12 बजे तक जवाब जमा कराने की मोहलत है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब के ऊपर भी एतराज़ उठा है और उनके बेटे ने कागजात जमा कराए हैं। ये तो सूरत हाल है जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। रजा ज़फ़रुल हक के बेटे ने बेचारे को तो इजाज़त नहीं मिली कागजात जमा कराने की। अच्छा, उन्हें नहीं मिली? रजा ज़फ़रुल हक पता ना आपको कि शाहिद का खान अब्बासी साहब के जो वालिद थे, हाँ, 1985 में उनसे मुकाबला हुआ था उनका। अच्छा। और वहाँ उसमें शिकस्त खा गए थे। ओपनिंग बैट्समैन समझे जाते थे जनरल ज़ियाउल हक के, जो गैर जमाती इंतखाबात में खान अब्बासी साहब जीत गए और रजा ज़फ़रुल हार गए उनसे। अच्छा, तो यानी इनके पुरानी याद अल्लाह है उन दोनों के दरमियान। अच्छा, तो उसका चले सादिया अब्बासी जो है, वो जो उनकी हमशीरा है, उनको वो उनको टिकट दे दिया गया। पहले वो डिसीट हो गई थी डुअल नेशनलिटी की बुनियाद पर। हाँ। अच्छा सर, ये देखिएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज जब पेश हुए तो उन्होंने बाद में गुफ्तगू की बड़ी अहमियत की अमल है। वो क्या कह रहे हैं? जो गवर्नमेंट पार्टी है उन्होंने ऑब्जेक्शन की है कि हमारी तैयारी नहीं है और हमें टाइम चाहिए, हमारे लॉयर ने आना है, उसके लिए टाइम चाहिए और उन्होंने इनको टाइम दे दिया। हमारे पास बहुत मटेरियल था कि हम भी उनके ख़िलाफ़ जा सकते थे। मेरे लॉयर भी आए, सब आए मेरे पास कि उनके बहुत डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत बड़ा हमारे पास मटेरियल है। तो मैंने गिलानी साहब ने कहा कि हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। गिलानी साहब जो हैं तौहीन अदालत में उनको सज़ा हो चुकी, वो भुगत चुके, उसके बाद इंतखाब भी लड़ चुके एक। तो गिलानी साहब के ऊपर बाकी जो इल्ज़ामात हैं, मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमा चलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कॉन्वेक्ट करार दे दें। तो गिलानी साहब पर एतराज़ किए, इससे मालूम होता है कि हुकूमती बेंच काफ़ी परेशान है। वगरना उन्हें क्या ज़रूरत थी, कहते आइए मुकाबला करेंगे। और हमारे जो परवेज रशीद साहब हैं, वो एक तो ताल्लुक कासमी साहब का केस है, सुना वो उनको आड़े आ गया, कुछ पेमेंट्स है उनकी, वो उनका जुर्माना अदा करना है और कुछ शायद कोई पंजाब हाउस का कोई बिल है, पता नहीं कोई दोस्त साहबाब उनके ठहर गए हों अल्लाह वाला। तो बहरहाल उनका फैसला जो है वो महफूज है। हमारे इरफान सदीकी साहब वो भी कवरिंग कैंडिडेट हैं अभी तक। हाँ, देखिए बिलाकर क्या होता है। और दूसरी बात ये कि वो जो गिलानी साहब वाला पीडीएम, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने जो ये मूव चली, इसको पीडीएम ने ऑप्ट किया और उसकी हिमायत की है, वो क्योंकि बहुत बार बार ज़ेर बहस आ रहा है। तो आज एक सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात हुई जिनकी कल परसों जरदारी साहब से गुफ्तगू हुई है।
तो उन्होंने भी ये सवाल उनके सामने रखा कि जी ये क्या सोच के आपने गिलानी साहब को नामजद किया, क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि कौमी असम्बली से 8, 9, 10 जो वोट हैं वो तोड़ना मुश्किल होता है इस दौर में। तो जरदारी साहब ने जो उनको बात बताई है, ये तो नहीं बताया कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि वो सियासत में कुछ तो होना चाहिए, हाथ पे हाथ रख कर बैठने से सियासत नहीं होती। मतलब तो हलचल कोई पैदा करनी चाहिए। एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। हाँ। देखिए इस वक्त MQM के और PTI के दरमियान भी कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है, सेनेट का इलेक्शन है। तो इसलिए कोई चीज किस वक्त क्या असर दिखा देगी, मगर परेशानी तो मालूम हो रही है ना। अब ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब पहले तो ये समझते थे कि हर काम खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। अब मैंने कल भी राब्ता अब उन्हें ठीक करना पड़ रहा है ना, जैसे खुरम लगारी को भी बुला के मिले, फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, कल भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किया था, और कल रात गए भी उन्होंने ट्वीट किया कि मैं किसी सूरत हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूंगा, पार्टी का डिसिप्लिन मुझे इजाज़त देता है कि मैं तनकीद करूं, एतराज़ उठाऊं। ठीक है, तो मगर ये इजाज़त नहीं देता कि वोट ना दे। ये पता नहीं, लेकिन ये है कि चलिए भारत क्या मालूम कि वज़ीर-ए-आज़म उनसे मिलने, रिस्क उनका अपना है। डॉक्टर आमिर साहब एक अपनी शान रखते हैं, कोई मामूली शख्स नहीं, मामूली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने वो वाहिद बंदे जो बोल रहे हैं गैर मामूली है, उसमें गैर भी शामिल रहता है हर वक्त, हमेशा। चलिए ये भी अच्छा, अभी इसहाक खाकवानी साहब ने मुझे मैसेज किया है। क्या कहते हैं सर? कि ये जो जज साहब फरमा रहे हैं ना कि पार्टियों को उनके तनासब के मुताबिक सेनेट की सीटें मिलनी चाहिए, ये क्या नुक्ता है भाई? अगर ये नुक्ता, तो फिर ये जो मुस्लिम लीग काफ है इसके 10-12 वोट हैं, तो ये 45 मेंबर चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए। 48 जी। तो कमल अली आगा कैसे इलेक्ट हो रहे हैं फिर? हाँ, नहीं, ये तो फिर मसला होगा ना। इस तरह की जो इजाजत हैं उनसे गुरेज किया जाए, ये उनकी राय है। हाँ, जो हमने अपना फीडबैक के तौर पर नशर की है, बनती हैं, अलायंसेस बनते हैं नाजिर की। तो बहरहाल अब जो भी मंजर होगा वो देखेंगे। अच्छा सर, कल हमने जिक्र किया था कि जब अच्छा, एक बात पहले सुन ले जी, कि आज मेरी वालदा जो है ना जी, उनकी 15वीं बरसी, 15 बरस हो गए। अच्छा, अल्लाह ताला उनके दर्जा रुखसत हुए इस दुनिया से जी। मेरी बेटी सवेरा ने आज कॉलम भी लिखा है उनके ऊपर, और अल्लाह ताला मेरी सुनने वालों से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ फरमाएं, उनकी मग़फ़रत की, बुलंदियत दर्जात की। आमीन आमीन। मैं तो हमेशा अपनी वालदा जो है मेरी जमशेदा बेगम, वो मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तान की वो वज़ीर ख़ज़ाना होती, तो बेहतरीन वज़ीर ख़ज़ाना होती। इस हद तक उनको हमेशा ये तलकीन थी कि अगर एक 100 रुपए की आमदन है तो कभी ये न समझो कि 100 रुपए की है। तो क्या समझा जाए? 25 रुपए वो उठा के साइड पे अलग से डाल लेती थी अपने गोलक में, और 75 रुपए तस्वुर करती थी कि आमदन जो है उसका एक हिस्सा महफूज रहना चाहिए, और ये एक फ़लसफ़ा था उनका। और इसकी वजह से उन्होंने इतनी, हमने इज्जत और आबरू के साथ एक कम वसाइल के बावजूद ज़िंदगी गुजारी, बड़े सलीके की और करीने की। तो एक नेकी का, तहारत का एक नमूना थी वो, लेकिन एक कनात का भी और सलीका मंदी का भी एक नमूना थी। और उनकी 4 या 5 जोड़े हैं, 2 घर में पहनने के लिए रखे हुए हैं, 2-3 जहाँ कहीं जाना है शादी ब्याह पे तो वहाँ पहन लेने हैं खुशी पे। अब आजकल घरों में आप देख लीजिए, हमारी हर रोज़ कपड़े सिलते हैं, बाकायदा शॉपिंग जो है हर महीने होती चली जाती है। तो कोई भी गौर किया जाए इन चीज़ों पे। सर बड़ा अच्छा लगा आपकी वालदा का जिक्र खैर जिस अंदाज में आपने किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बस मैं तो एक चीज़, खाना किस तरह खाना है, कम खाना है, अपने हिस्से का किस तरह से, अपने हिस्से के मुताबिक खाना है। हम कहीं जाते थे, कहीं मेहमान किसी के, अगर कोई चीज़ ला के रखता था हम उसकी और उतनी ही चीज़ खाते थे जितनी वालदा में दे देती थी। अगर हम उस पर देखते थे ऐसे गहरी नज़र के साथ, तो वापस आके फिर हमारी पिटाई होती थी कि ये नदीदापन तुम्हें किसने सिखाया। क्या बात, क्या बात। और मैं मैट्रिक तक था तो वो कपड़े जो हैं, कमीज़ भी और पजामा भी खुद सीती नहीं। अच्छा, उनके सिले हुए कपड़े में पहनता था। और तो मतलब एक बस अलग एक कहानी है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और हमारे सुनने वाले जो हैं उनके लिए दुआ करें। आमीन। अच्छा सर, वो दूसरा वाक़या ये था कि जो कल हम बात कर रहे थे कि बच्चा जो था, दिल दुखाने वाली दास्तान, माँ और बाप के दरमियान वजह नज़ा बना हुआ, वो अब
फैसला आ गया अदालत में। उसकी बेचारे की खुराक की नाली ही नहीं है, पेट में सुराख करके उसको खुराक दी जा रही है। हाँ जी, तो वो माँ बाप की अनबन की वजह से उस बच्चे की सर्जरी नहीं हो पा रही थी, तो मामला अदालत में जा पहुंचा था। तो आज वहाँ से अच्छी खबर आई, उस बच्चे के लिए ज़िंदगी बचाने के लिए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। हैदर मजीद एडवोकेट साहब इस केस को प्लीड कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनसे हमारा राब्ता, उनसे बात कर लेते हैं। हैदर मजीद साहब, पहले ये बताएं अदालत ने फैसला क्या दिया है, खुलासा क्या है? जी थैंक यू सो मच जान साहब। आज अदालत ने इसमें बेसिकली फैसला ये दिया है कि जो प्रॉपर केस था ये था कस्टडी का। तो जज साहब ने एक बड़ा बेहतरीन इसमें फैसला ये दिया है कि सारे कस्टडी को एक साइड पे रख के उन्होंने बच्चे की जिंदगी को प्रायोरिटी दी है। उन्होंने आज अदालत में कहा है कि कस्टडी माँ बाप के आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं इसको तो बाद में निपटाते रहेंगे, इस टाइम सबसे जरूरी है बच्चे की जिंदगी। उन्होंने आज बाप को ये ताकीद की है और कि आप हॉस्पिटल जाएं और बच्चे को वहां पे एडमिट कराएं, जिन डॉक्टर साहब ने, ताकि इंश्योर हो सके कि बच्चे का ऑपरेशन टाइमली हो। और माँ को भी सबसे कहा कि जाके वहां पे कॉन्सेंट विद ऑपरेशन की। ये कौन से जज थे? ये फाजिल जज कौन थे जो समाप्त कर रहे थे? ये जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब थे, ऑनरेबल। उन्होंने आज ये बड़ा बेहतरीन फैसला दिया, काबिल सताइश फैसला है जी। ये देखिए कि उन्होंने कहा जी कस्टडी बाद में देख लेंगे, पहले जिंदगी तो बचाएं। आप गौर कर लीजिए, यानी वो जो माँ और बाप हैं वो कस्टडी पे लड़ रहे हैं। दो हिचकियों में हो गया बीमारे गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। अल्लाह अकबर, ये बड़ा आसान फैसला कि उन्होंने कहा कि जिंदगी को फौकियत दी जाए। तो अब क्या उनकी वालदा भी आज थी कोर्ट में, वाले साहब भी थे जिनके सामने जज साहब ने ये हुक्म सादिर फरमाया? जी बिल्कुल, बाप भी अदालत में मौजूद था और जज साहब बच्चे की माँ भी अदालत में मौजूद थी। तो उन्होंने जज साहब ने बड़ी सख्ती से दोनों को कहा है कि अपने जो आपकी आपसी लड़ाई है इसको बाद में देखेंगे, हम ये बाद में फैसला करेंगे कि आपकी आपसी लड़ाई क्या है। इन्होंने आपस में FIR भी एक दूसरे पर करवा रखी हैं। तो उन्होंने हर चीज को एक साइड पर रख के उन्होंने कहा कि आप आज जाके बच्चे को एडमिट करवाएं हॉस्पिटल में ताकि इसका इलाज शुरू हो सके। ठीक है एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया सर। वो क्या वाकया था कि एक बच्चे के ऊपर फड्डा था दो माओं का, तो खलीफा हारून रशीद का ये मामला, वो कहते थे हमारा बच्चा है। दो बच्चे थे ना, एक बच्ची जो कहती थी माँ है, माँ हमारा बच्चा हो गया। फैसला कैसे हो, किसका है? उन्होंने कहा, खलीफा ने कहा कि इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, एक इसको दे दिया जाए, एक इसको। तो जो जैनवन माँ थी वो बोली कि नहीं, वो चीख उठी, उसने कहा पूरा इसको दे, पूरा इसको दे, ये दो टुकड़े ना करो। क्या बात है। अच्छा सर, ये तो खैर अजीब एक मामला था। शुक्र है कि उस बच्चे की अब जान बच जाएगी और खुराक की नाली डल जाएगी। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये कोई जो विजुअल्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये किसी दूर अफ्तादा गांव के नहीं हैं जहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। ये जहानिया के विजुअल्स हैं, तहसील जहानिया के। वहाँ पर कल शामी साहब एक खातून समेत 2 अफराद का गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है। अब वो जो मकतूलीन थे, जो लाशें थी जिन लोगों की, वो कैसे लाशें लेके हॉस्पिटल तक पहुँचे पोस्टमार्टम के लिए, दीगर के लिए, वो मनाजिर में बयान नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आसिफ साहब जी, ये बयान कीजिएगा, क्या वाक़या हुआ और कैसे मैयतें गई हैं अस्पताल में? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहानिया के नवाही गांव 150 दासार में, जहां पर खातून समेत 2 अफराद को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बेहिस्सी की इंतहा करते हुए खातून और मर्द की मैयतों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रवायती बेहिस्सी का सबूत दिया। मैयतों को लोडर रक्षों पर 4 पाइयों पर लिटाकर रस्सियों से बांधकर तहसील क्वार्टर अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। इंतहाई दुख की बात यह है कि अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकार देखते रहे, ना तो एम्बुलेंस मुहैया करने में गुरसा की मदद की और ना ही लोडर रक्षा से मैयतों को उतारने के नहीं। ये बताएं कि एम्बुलेंस है ही नहीं इस जगह पे जहानिया में, या दी नहीं गई? जी, जहानिया में 4 साल से रेस्क्यू ऑफिस में 2 एम्बुलेंसेज और अमला तैनात है, मगर 3 लाख आबादी के लिए 2 एम्बुलेंस नाकाफी है। जबकि रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि पुलिस ने एम्बुलेंसेज के लिए हमें कोई कॉल नहीं की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये जहानिया की सूरत हाल देखें ना, ये मेरा दिल करता है बसावकात की सियासत छोड़ के ना इन्हीं वाक़यात पे फोकस करूं। इनाम गनी साहब जी, अभी इन्होंने बड़ा सेमिनार किया है जी, पुलिस और सिटीजन्स के दरमियान जो कैसे राब्ता बेहतर हो, पुलिस का इमेज कैसे बेहतर हो, और यानी कैसे पुलिस जो आवाम की खिदमत, वो कहते हैं पुलिस फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल न करें, पुलिस सर्विस कहें। तो ये उनको गौर करना चाहिए
कि किस तरीके से आंखें बंद करके, यानी कोई इंसानियत जो है वो भी कुछ चीज़ होती है। तो ये इसके लिए तो कोई पैसे नहीं लगते। ये पुलिस वालों को कोई इनकी तरबियत की ज़रूरत है, कोई इनकी अखलाक इनको सिखाने की ज़रूरत है। तो इनाम गनी साहब इस पर भी कुछ तवज्जो दीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का।